नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन सिंह, मेरे साथ खुद आनंद वर्धन सिंह जी जुड़ रहे हैं हर हफ्ते की तरह। आनंद, इस बार मैं बात करूंगा थोड़ा मोदी जी के बारे में कि उनके जो विदेशी दौरे रहे हैं और पिछले एपिसोड एक आध में हमने देखा भी कि किस तरह से ये बाहर के देशों के प्रेसिडेंट्स के साथ जुड़े भी हुए थे। तो थोड़ा-सा उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, यहाँ पे ये मोदी जी की विजिट से अभी तक शायद वो 80-82 जगह जा चुके हैं और नीचे से देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ 9 बार गए हैं। वहाँ चलिए यूएन जनरल असेंबली वगैरह है तो ज़्यादा जाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद है फ्रांस, जापान, रशिया और सरप्राइजिंगली यूएई। अब बाकी जगह तो समझ आ जाती है, फ्रांस में हमारा बिज़नेस है, रशिया हमारा दोस्त है, जापान से बिज़नेस है, लेकिन यहाँ पे ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो साथ पा जाए थोड़ा-सा अटपटा लगता है। तो ये इसका ब्रेकअप है इनकी विजिट्स का। जो यूएई गए हैं, ये 2015 में इन्होंने पहली विजिट की और वहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि दिस वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट टू द गल्फ नेशन 34 ईयर्स आफ्टर इंदिरा गांधी, यानी 34 साल बाद कोई प्रधानमंत्री वहाँ गया है। लेकिन उसके बाद हर साल तकरीबन मोदी जी वहाँ जाते रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है इनकी साइट पर कि ये वहाँ क्यों गए हैं। ये इनकी रीसेंट विजिट्स है 2023 और 2024 की। इसमें लास्ट 2 अगर आप विजिट्स देखेंगे जो नवंबर 30 से दिसंबर 2 2023 और फिर फरवरी 13 से 14 2024, इन 2 विजिट्स में जैसा हमने पिछले कार्यक्रम में भी देखा, ये वहाँ पे जब कीनियन प्रेसिडेंट वहाँ आए हुए थे, ये उन दिनों वहाँ गए थे और दो दिसंबर 2023 में फिर कीनियन प्रेसिडेंट भारत भी आए थे। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है इन्होंने, किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना नहीं किया है। कई ऐसे देश गए हैं, एक-एक बार गए हैं जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं निकलता है। और जहाँ पे ये गए भी हैं और इन्होंने जो एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं, उनका फ़ॉलो अप मेरे को नहीं मिलता है। तो ये लास्ट 2 विजिट्स जो हैं इनकी, ये थोड़ा-सा अटपटा लगती हैं क्योंकि उन दिनों कीनिया में अनरेस्ट चल रहा था, वहाँ पे काफ़ी अडानी जी को लेकर चल रहा था और उस समय ये वहाँ पे कीनियन प्रेसिडेंट के साथ यूएई जैसी जगह में जाके मिले। आनंद, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अजय, मैं ये बिल्कुल चीजें साफ है। मैं सिर्फ मैं केनियन प्रेसिडेंट की बात नहीं, मैं उसके अलावा भी एक बात और बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि ये सारी चीजें जनरली छुपी रहती हैं। अ, ये जरा समझना होगा, कीनिया में जो इस समय करंट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट विलियम रूटो, और उनके ऊपर बहुत आक्षेप है, बहुत आरोप हैं, कहाँ से पैसा देते हैं, कहाँ से नहीं लेते हैं। वो अ, उनको यूएई के जो शेख लोग हैं, मतलब यूएई का, जरा इससे पहले ये समझ लीजिए, वो 7 एमिरेट्स को मिला के बना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उसका जो सबसे पैसे वाला और सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है अबू धाबी, सबसे बड़ी एमिरेट्स। अबू धाबी का जो किंग होता है, वो वहां का प्रेसिडेंट रहता है उस यूएई का। जो दुबई का किंग होता है, वो वहां का प्राइम मिनिस्टर होता है। और उसका रासन खामा है और ये सब लोग। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रेजेंट किंग ऑफ दुबई है, उनके छोटे भाई ताहनून बिन जायद जो हैं, वो एक वो नंबर 2 है वहां के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नंबर 2 है उस देश के। और वो एक कंपनी भी चलाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, आईएचसी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें एक दूसरे से गुत्थी समझना आसान हो जाएगा। अब जो प्रेसिडेंट विलियम रूटो हैं, ये 2022 सितंबर में, अगर जहां तक मुझे याद है, सितंबर अक्टूबर में ये प्रेसिडेंट बने कीनिया के। कीनिया का इलेक्शन हुआ, पुरानी सरकार गई, ये बन गए। और फिर ये भाई साहब, जो रूटो साहब थे, ये पहुंचे यूएई पहली से 4 दिसंबर 2023 में। 1 to 24 दिसंबर 2023 में ही वेंट टू यूएई। और यूएई का दौरा समाप्त करके ये इंडिया भागे भागे आ गए। 4 से 6 तारीख में दिसंबर 2023 में ये भारत आ गए, रूटो साहब। तो एक तो ये याद रख लीजिए कि ये यूएई गए, एक से 4, 4 से 6 इंडिया, और फिर कीनिया वापस।
दोबारा ये यूएई फिर जाते हैं 11, 12, 13 फरवरी 2024 में। आप जरा और सुनिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो यूएई जैसा आपने बताया कि 35-40 साल से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं गया था। यूएई बहुत छोटे है, मतलब ऐसा बड़ा नहीं कि उसको उसमें इतना जाया जाए। अच्छा, यूएई आदमी जो जाता है उसका कुछ तो इंटरेस्ट होगा, 7 बार गए हैं, मतलब मैक्सिमम जो जाने वालों में ये भी देश। मोदी जी यूएई जाते हैं 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2023। इट इज ओवरलैपिंग, मतलब जब कीनिया के रूटो जी आए तब ये भी गए, और वहां से जब जो भी बातचीत हुई, ये माना जाएगा कि बातचीत वहां ये मिले ही, और फिर वो हिंदुस्तान भी आए रूटो जी। और उसके बाद जब दूसरी बार रूटो जी यूएई जाते हैं 11 से 13 फरवरी, तो मोदी जी फिर 13-14 फरवरी को उपस्थित रहते हैं यूएई में। नौ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वही समय है जिस समय अडानी जी अपनी एयरपोर्ट डील, अपनी ये सारी डील वहां वो कर रहे थे। एक चीज लोगों को मालूम नहीं कि अडानी जी का जो 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 इनके बड़े भाई हैं विनोद जी को देश छोड़ के भाग गए। पहली चीज तो ये कि लोगों को पता होना चाहिए, वो इस देश के सिटीजन नहीं है, वो साइप्रस के सिटीजन है। और विनोद अडानी जो हैं वो दुबई में रह के बिजनेस करते हैं, या आप गूगल कोई भी कर ले, कोई मेरा नहीं है, कोई भी कर ले, तो वो दुबई कनेक्शन है। जो आईएफसी है, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, जो ताहनून बिन जायद की है, शेख साहब की, उसने पहले इनकी अलग अलग कंपनी में थे। इस समय भी जैसा बताया जाता है, जब ये वो लिखा गया था कि अडानी एंटरप्राइजेस में, जब अडानी एंटरप्राइजेस समस्या में आई थी तो $5 बिलियन से ज्यादा का इसमें निवेश किया था। 5 बिलियन में दर्शकों के लिए बता दूं, 1 बिलियन मोटे तौर पे $8,500 आज की तारीख में होता है। $8,400 पकड़ लीजिए, 8,000 8,500 होता है। तो जो $5 बिलियन कर रहा है, वो 40 से 45,000 रुपए के बीच में निवेश आपके यहाँ किया है। उसने केवल यही नहीं निवेश किया, उन्होंने कीनिया वाला जो इनका प्रोजेक्ट है वहां पे भी निवेश किया। तो आईएचसी इज ऑल्सो पार्टनर इन कीनिया। और यहीं पे बात नहीं रुकती है। प्रेसिडेंट रूटो के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डॉक्टर डेविड नदी, उनकी बीवी जो हैं, वो ये जो इन जो शेख साहब की जो सब्सिडरीज टाइप कंपनीज हैं, उसमें एक रिलेशनशिप निकल आती है। वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। इनकी बीवी का नाम वैसे मेवेंडा गाटा बाकी है। वो आपने और हमने जब इंटरव्यू किया था अंग्रेजी वाला, तो उसमें नेल्सन के सामने वो आ गया था, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्यों जाते हैं, मैं एक डेट और आप लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूंगा, खुद गूगल कर लीजिए। अब मोदी जी समझ गए कि वैसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। मोदी जी 10-11 नवंबर 2011 में चीन भी गए थे एज चीफ मिनिस्टर। वो उनकी अपनी साइट पे, उनका अपना है, आप डॉक्यूमेंट खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अगर कोई कहेंगे तो मैं लगा दूंगा। अब 10-11 नवंबर 2011 में चीन क्यों गए थे? अडानी जी का बिजनेस उस समय जान लीजिए कि सबसे बड़ा बिजनेस अडानी जी 2010-11 में क्या करते थे, डायमंड का सबसे बड़ा बिजनेस कारोबारी थे। और डायमंड कारोबारी में 20 या 22, अभी मैं क्योंकि मैं याददाश्त से बोल रहा हूं, 20 या 22 स्मगलर चीन ने पकड़े थे हांगकांग और चीन के बीच में स्मगलिंग करते हुए। और वो इत्तेफाक से सारे गुजराती थे। मोदी जी यहां से गए एज चीफ मिनिस्टर 2011 में, 1 साल से वो लोग जेल में बंद थे। मोदी जी ऑन रिकॉर्ड है, एज चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, जब उन्होंने ये आके प्रेस को बताया और ये कहा कि भाई मैं वहां गया और मुझे वहां पे हमारे कुछ बच्चे जो थे, कुछ नौजवान वहां बंद थे जेलों में, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने उन लोगों से कहा कि उनकी सुनवाई करिए और जल्दी करिए। फिर उनका ये भी स्टेटमेंट है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरी बात सुन के सुनवाई कर जल्दी की गई, पूरा ट्रायल जल्दी हुआ, मतलब जो कोर्ट का केस था। और उस 20-22 में मुझे फिर तुरंत पूरे नहीं फिगर्स याद है, एक को उसमें 5 साल की सजा मिली थी, कुछ को 3 साल की, कुछ को वो, और 10-12 को उसमें 1 साल की सजा मिली थी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा वो जेल में रह चुके थे इसलिए छूट गए। तो 4-5 को एक्विटल भी हुआ था। लेकिन उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, मोदी जी ये भी बताते हैं नाम बिना लिए कि उस समय के वो जो वहां के भारत के राजदूत थे, एम्बेसडर इन चाइना,
वो भाई साहब उनसे कोई वो तक नहीं कर पाते थे। फिर मैंने उनसे जाके मिलवाया और उन्होंने बहुत मदद की। किनकी मदद की? इन स्मगलर की मदद की। और वो राजदूत इम्पोर्टेंट है। कौन थे उस समय राजदूत? हमारे एस जयशंकर साहब। ये जानना लोगों को जरूरी है कि ये स्मगलरों को छुड़वाने के लिए वहां जाके बिना के, वो कोई भारत के सुरक्षा के लिए जो वो नहीं लोग थे कि भारत का कोई सिपाही, भारत का कोई सैनिक जो है वो बाई चांस उनकी सीमा में घुस गया तो उन्होंने पकड़ लिया, उसके लिए नहीं गए थे। ये गए थे स्मगलर को छुड़वाने। तो ये तो साफ साफ है। मतलब कोई आपको नोट का नंबर तो हम ला नहीं सकते हैं कि नोट का नंबर बताइए, कौन सा नंबर दिया। लोग कहते हैं ना प्रूफ दीजिए, मनी ट्रेल, मनी ट्रेल। मनी ट्रेल कहां से देंगे? लेकिन ये सर्कमस्टेंशियल प्रूफ आर एनफ टू से कि द कौन किसको बैक कर रहा था। यूएई क्या, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा एविडेंस की और कोई जरूरत है नहीं। अजय जी आनंद, अब इसी टॉपिक पर रहते हुए अदानी के मुद्दे पर यूएस में केस चल रहा है, वहां इनको जवाब देना है, लेकिन ये भी पता है कि अगले 45 दिन बाद वहां पर ट्रम्प सरकार आने वाली है, तो टाइम बाइडेन सरकार के पास बहुत कम है। और उधर अगर आप देखें तो शायद हमारे अदानी साहब ये 45 दिन किसी ना किसी तरह गुजार देंगे, क्योंकि नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो कल परसों जो अनाउंसमेंट हुआ है वहाँ के एफबीआई चीफ का, उनका भी संबंध गुजरात से ही है। ये मैं हर पेपर में है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की मैंने कटिंग लगाई है। डोनाल्ड ट्रम्प्स न्यू गुजराती एफबीआई चीफ एंड हिज अनवेवरिंग लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट इलेक्ट, ये काश पटेल साहब हैं और ये बड़े वेल नोन फिगर हैं यूएस में। ये काश पटेल जी ने किताब भी लिखी है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स करके, ये अमेज़न पर अवेलेबल भी है। और वो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के उसमें स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन अभी हाल में इन्होंने कल ये एक स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत लंबा स्टेटमेंट था, मैंने सिर्फ 2 पैरा उससे यहाँ काटे के दिखा रहा हूँ। ये कहते हैं कि मैं आते ही पहले दिन एफबीआई की जो बिल्डिंग है, हूवर बिल्डिंग जिसे कहते हैं, उसको बंद कर दूँगा। वहाँ जो 7,000 लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको मैं पूरे अमेरिका में भेज दूँगा कि जाओ आप क्रिमिनल्स को पकड़ो। और दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि हम उन सब लोगों के पीछे जाएँगे जिन्होंने जो बाइडेन को लास्ट टाइम जो 2020 का इलेक्शन हुआ था, वो जिन्होंने रिगिंग कराई थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। तो ये इस तरह के आदमी हैं और शायद जैसा ट्रम्प बोलते हैं उसी भाषा का ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस ऐसा आदमी वहाँ एफबीआई का चीफ होगा, ट्रम्प साहब खुद होंगे, तो अडानी जी को छूटने में क्या प्रॉब्लम होगी? वो भी शायद पहले दिन ही छूट जाएँगे। आनंद। मुझे ऐसा लगता है अजय, देयर आर टू थ्री थिंग्स। मतलब ये सब हम सब लोग ऑन ऑन दिस कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कर रहे हैं। अडानी जी का मामला बहुत ज्यादा उछल चुका है। अडानी जी का मामला ये नहीं है कि वो चुपचाप हो जाए, क्योंकि चुपचाप अपने को जो सेटलमेंट करना था वो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब ने कर लिया था कि किसी को हवा भी नहीं लगी। उनके ऊपर फ्रॉड करने का आरोप था। मैं फ्रॉड, नारायण मूर्ति साहब जो सबको मॉरलिटी का लेक्चर देते रहते हैं, उनकी इन्फोसिस कंपनी पे अमेरिकन लॉ के हिसाब से जानबूझ के H1B वीसा और B1 वीसा में कैसे फ्रॉड किए थे, ये आरोप था। लेकिन वहां का लॉ ये कहता है कि अगर आप इस तरह का आरोप है और अगर आप उसको गिल्टी मान लें तो वो आपको एक पैसा देकर रफा दफा कर सकते हैं। तो मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, आई एम अंडरलाइनिंग दिस थिंग बिकॉज दो चीजें, दोनों पक्ष की बातें करनी। पहले पक्ष की बात यह करना है कि वो क्यों नहीं छूटे। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस कंपैरेटिवली आई एम यूजिंग अ वर्ड, हालांकि एक समय तो लोग कहते थे बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली भारत जैसे नहीं। वहां पे अगर जो लीगल सिस्टम है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है, वो किसी के कहने सुनने दबाव में। लेकिन जैसा लोगों को पता है कि द प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी इम्यूनिटी दे सके, जैसे बाइडेन ने अपने लड़के को दे दी। तो बाइडेन भी इस तरह का एक खराब प्रेसिडेंस छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर बाइडेन ने अपने लड़के को दे दी तो इन्होंने अपने दोस्त के पार्टनर को दे देंगे, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो बाइडेन जैसे यहाँ पे होता है, वो उन्होंने भी किया था तो हम भी कर रहे हैं, उन्होंने भी किया था तो हम भी कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी देने का तो प्रेसिडेंट को अधिकार है और लोगों को लगता है। अब वो इम्यूनिटी देके उनको क्या दिक्कत है? पहली चीज ये है कि वो 2 बार से ज्यादा, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है।
तो ट्रम्प के लिए अब ये नहीं कि अगला टर्म भी आएगा, तो इसमें जो भी उत्पात मचाना है वो मचाएंगे, उनको कोई किसी की पड़ी नहीं है, हम जो करना है वो हम करेंगे, अब मुझे कोई दोबारा तो आना नहीं है। तो अगर मतलब ऐसा नेता जिसको वोट मांगने फिर से न जाना हो तो बिल्कुल निरंकुश रहेंगे। तो मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ, वो इनको इम्यूनिटी दे दें। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो केस है वो खत्म नहीं होगा। इंडिविजुअल को इम्यूनिटी मिल जाएगी, केस को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। नो, केस विल कीप ऑन गोइंग। और मोदी इज ओनली हेडिंग दैट इंस्टीट्यूशन, जो अमेरिकन क्या चाहते, लेकिन जो बाकी 5 या 6 लोग जो इंडाइटेड हैं, उनके ऊपर तो केस चलेगा ना, उनके ऊपर मुकदमा होगा, वो पूरा प्रोसेस होगा, उसको क्या करेंगे? क्योंकि पैसा लेने के लिए, ठीक है, ट्रम्प साहब ये कह देंगे कि जैसे ट्रम्प साहब खुद जो हैं, उनके ऊपर जैसा कहा जाता है 84 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन चूंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, तो 4 साल तो उनके ऊपर ना कोई मुकदमा होगा, ना कोई सजा दी जाएगी, तो इसलिए वो सेफ है। उसी तरह से गौतम अडानी जी इन पर्सन खुद सेफ हो सकते हैं, लेकिन उनका जो पूरा कंपनी है, उस पे जो मेरी समझ है, उसको कोई राहत नहीं मिलेगी। अब देखें अजय, इट्स अ मैटर टू सी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जी, मैं आखिरी एक कोलाज बनाया है, जस्ट मैं आपको दिखा दूं, उस पर ही मेरा लास्ट सवाल है आज के एपिसोड का। आनंद, ये आपने कहा अगले 4 साल ट्रंप रहेंगे और ये उनका आखिरी इलेक्शन है। यही बात मोदी जी के लिए भी लागू होती है, लगभग ये भी 4 साल रहेंगे और शायद शायद ये भी उनका आखिरी इलेक्शन होगा। लेकिन जो इकोसिस्टम हमारे चारों तरफ है, हमारे और आपके, और जो कुछ भी आज हो रहा है, तो ऐसे लोग चारों तरफ जब रहेंगे, तो कितना खतरनाक अब हम लोगों के लिए सिचुएशन होती जा रही है, स्पेशली इंडिया के अंदर। अब जो मेरे हिसाब से लोग समझ नहीं रहे हैं, वो, और जब तक शायद समझेंगे इट विल बी टू लेट। बट ये सिर्फ एक सैंपल है, मैं मतलब आप भर सकते हैं ये कोलाज ऐसे लोग जो चारों तरफ आते जा रहे हैं। तो हमारे लिए, आपके लिए और बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक समय होगा अगले 4 साल का, है ना? हाँ, मतलब इसमें क्या हो रहा है ना अजय, जो इसको अगर बहुत सिंप्लीफाई करके देखिए, तो चंद लोग अपने बिजनेस इंटरेस्ट और अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को आगे करने के लिए वो बिल्कुल आपके सारे चीजों को तार-तार कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा तार-तार कर रहे हैं, जो आने वाला जिस तरह की बानगी दिखाई दे रही है कि 2029 इलेक्शन आने से पहले इस देश का कोई ऐसी मस्जिद नहीं होगी जहाँ पे सर्वे, खुदाई, कि इसके नीचे भी मंदिर, सारे, मतलब एक जनरल लॉ शायद कानून ही पास हो जाए कि सारे मस्जिद के नीचे की खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि सबके नीचे मंदिर थे, कुछ इस तरह का। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो ये करते हैं तो रिएक्शन में हम और आप दोनों लोग इस चीज को जानते हैं। आज मैंने एक अच्छा वो देखा फिगर, जो द मोस्ट अनरिलायबल डेटा और समथिंग, वो कोई एक वर्ल्ड फोरम है, उसका डेटा रिलीज हुआ है, उसमें वी आर नंबर 1, मतलब हम उसमें नंबर 1 है। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत एक कष्टकारी बात है। आई विल जस्ट, हाँ, ये है वेयर फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पोजिंग द बिगेस्ट थ्रेट, ये उस डेटा का पे लिखा हुआ है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ये। हाँ, हाँ, तो आप जी, लगा जी, दीजिएगा अगर ये हो, और हुँ, उसमें इंडिया टॉप कर रहा है। राइट, तो राइट, अगर हम फॉल्स इंफॉर्मेशन में जीना सीख रहे हैं और उसी में खुश हैं, तो इसमें हम और तुम बोलते तो रह सकते हैं, हुँ, लेकिन कब चेंज होगा, क्या चेंज होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का, मैं अभी किसी कहीं बैठा था, लोगों का था पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही हैं। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारा आपका मैनिफेस्टेशन है, हमारे ही और आप ही के कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ वी डिसाइड कि हुँ, हमें केवल हिंदू मुस्लिम हुँ, नफरत फैला के ही जिंदा रहना है, और उसके लिए हम 2000 रुपए लीटर का पेट्रोल भी खरीद लेंगे और हुँ, 5000 की कुकिंग गैस भी खरीद लेंगे, ये तो स्टेटमेंट आए हैं, हमने आपने भी सुने हैं, राइट, तो कुछ नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह के राइटिस्ट जो है उनका बोलबाला चल रहा है, इसमें भी दो राय राइट, नहीं है, क्योंकि नफरत फैलाना और नफरत पर राजनीति करना इज द शॉर्टेस्ट वे। वो जैसे होता है सबसे, क्योंकि सब लोग सीख गए हैं धीरे धीरे कि अगर हुँ, पावर तक पहुंचना है तो नफरत फैलाओ, दूसरे से वो करो और डराओ, राइट, लेट पीपल बी अफ्रेड, उनके मन में
नफरत हो, डर हो, और फिर वो आपके पीछे पीछे जैसे आप चाहेंगे वैसे वोट देंगे। अजय। जी आनंद, आई थिंक द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी ब्लीक। थोड़ा आगे काफी संभल के रहना पड़ेगा, ये चीज बढ़ती जा रही है हमारे देश में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमेशा की तरह आप टाइम निकालते हैं, धन्यवाद। मैं एक और चीज, मैं अजय, मतलब मैं आप लास्ट लाइन जोड़ दूं, आज कोलाज में एक और चीज जो जो लिखी नहीं जाएगी और लोग उसको मानेंगे नहीं। हम्म, अडानी जी हैज बीन एबल टू स्ट्राइक अगेन, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज संसद जब चली तो उसमें जो राहुल गांधी का एजेंडा था उस पे इवन कांग्रेस पार्टी अपना बैकफुट पे आ गई कि अडानी जी पे बात नहीं करेंगे, हम मौसम पे बात करेंगे, हम चिड़ियों पे बात करेंगे, हम पेड़ पौधों पे बात करेंगे, हम गाय बकरी पे बात करेंगे, हम मतलब जो जो सारा इंस्टीट्यूशनल, जिसकी वजह से हु इज अ सिस्टम, हु इज अ कंप्लीट पैकेज। अडानी जी सिर्फ वो नहीं, अडानी जी इस पूरे कंप्लीट पैकेज पे हम बात नहीं करेंगे। बाकी पेड़ पौधे, चिड़िया, घास फूस, धूप, इन सब पे बात करेंगे। तो मेरे लिए एक ये बहुत खराब है, क्योंकि अडानी जी ने ना केवल बीजेपी तो साथ थी ही, जो इंडिया गठबंधन की कुछ 7 सहयोगी पार्टीज को उन्होंने पहले उनके ऊपर काम किया, और उन्होंने कांग्रेस में भी काम करके ये तो ले ही आए कि अब कांग्रेस का स्टैंड ये हो गया है कि ठीक है भाई, अब सब लोगों की मर्जी ये है तो हम लोग नहीं। अच्छा, जी आनंद, वेल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार। थैंक यू।